देखिए हमने आपको सीरीज बनवा दिया था, थोड़ी सी लाइट कट गई इसलिए प्रॉब्लम आ गई, तो उसी क्रम में ही आपको देखना है कि सूची में आपका हो गया था। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो आपका चैप्टर था वो चैप्टर वाइज आपका चलेगा। जो हमने 9 क्रम की सूची बनवाया था उसी सूची के अनुसार हम आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हम सबसे पहले आपका शुरू करेंगे वर्णमाला चैप्टर, लेकिन शुरू करने से पहले हम भाषा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है, एक भाषा है। और कौन भाषा है? राजभाषा है। कौन है मित्रों? राजभाषा है। अब इस पर चर्चा करते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना शब्द है। किससे बना है मित्रों? भाष धातु से बना शब्द है। भाष धातु, इस भाष शब्द का अर्थ होता है अभिव्यक्ति या व्यक्त करना। अभिव्यक्ति या व्यक्त करना क्या होता है मित्रों? अभिव्यक्ति या व्यक्त करना। तो इसमें इसको परिभाषित करते हुए पंडित किशोरी दास वाजपेयी, पंडित किशोरी दास वाजपेयी, जिनकी पुस्तक का नाम है शब्दानुशासन। क्या है मित्रों? शब्दानुशासन। इन्होंने सबसे पहले परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहा, जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से मनुष्य परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। फिर से एक बार सुनिएगा मित्रों। जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से मनुष्य परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो ये परिभाषा किसकी थी? पंडित किशोरी दास वाजपेयी की थी। हमने इसलिए इसको बताया कि इसी से आगे क्रम में हम चलेंगे तो आपको वर्णमाला मिलेगा। चलिए आगे की चर्चा हम करते हैं। ये आपका हो गया कि ये पंडित किशोरी दास जी की क्या थी? ये परिभाषा थी। तो भाषा को हमने देखा, भाष धातु से बना शब्द है, इसका मतलब अभिव्यक्ति या व्यक्त करना है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये किया जाए कि अब आपका जो चैप्टर होगा वो वर्णमाला स्टार्ट होगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि यही परिभाषा जो थी, इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 2। भाषा की छोटी इकाई, भाषा की छोटी इकाई। लेकिन छोटी इकाई में दो क्वेश्चन आपको बनेंगे। एक तो होगा लिखित से, ये पहला होगा लिखित से, और दूसरा होगा मौखिक से। 2 क्वेश्चन बनेंगे मित्रों। इसी से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब आप देखिएगा, पहले आपकी क्या थी? भाषा थी। क्या थी? भाषा थी। फिर भाषा से क्या आया आपका? उपवाक्य आया। क्या आया? उपवाक्य आया। भाषा से क्या आया? आपका वाक्य आया। क्या आया? वाक्य आया। और वाक्य से क्या आया? उपवाक्य आया। उपवाक्य से छोटा पदबंध आपका मिला। पदबंध से शब्द या पद मिला। और लास्ट में आपका क्या मिला? वर्ण, ध्वनि या अक्षर। यही इसकी सीरीज है। इसी को आपको देख करके ही चलना है कि यहां से क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे। तो पहली बात हमने आपको ये बताया कि भाषा की एक सबसे छोटी इकाई होगी, बट लिखित होगी, यह होगी मौखिक होगी। अगर लिखित की बात करेगा तो आप क्या लिखेंगे? वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे मित्रों? वर्ड लिखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन लिखित इकाई के रूप में अगर कोई जानी जाती है तो वर्ड जानी जाती है। लेकिन वर्ड को ही हम अक्षर कहते हैं। वर्ड लिख सकते हैं या फिर हम इसी को अक्षर भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक होगा। लेकिन मौखिक इकाई की बात किया जाए तो क्या होगा? ध्वनि होगा। क्या होगा मित्रों? ध्वनि होगा। चलिए इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। भाषा से दूसरा क्वेश्चन क्या आपको बनेगा? दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा आपका, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या होगी मित्रों? सार्थक इकाई। क्या होगा?
सार्थक इकाई की बात करेगा। तो अगर भाषा की सबसे बड़ी या सार्थक इकाई की बात करेगा तो आप किस पर लगाएंगे? वाक्य लगाएंगे। क्या लगाएंगे मित्रों? वाक्य लगाइएगा। क्या लगाएंगे? वाक्य। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल जैसे एग्जाम में बराबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे ये अगर पूछे, प्रश्न बनाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर ये प्रश्न आपसे बनाता है और आपसे ये कहे, आपसे अगर ये कहे, सॉरी देखिए ये मात्रा आपकी गड़बड़ हो गई है, ये मात्रा नहीं लगाना है, ठीक है, गलत हम लिख दे रहे हैं, गलत आपको नहीं पढ़ना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन ऑप्शन आपका क्या बना दे? ऑप्शन बना दे शब्द, दूसरा ऑप्शन बना दे वर्ड, तीसरा बना दे ध्वनि और चौथा ऑप्शन बना दे आपका वाक्य। ये प्रश्न आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें ना लिखित की बात की गई है ना मौखिक की बात की गई है, दोनों की बातें नहीं की गई, लेकिन आपको समझना है इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। इस क्वेश्चन में मित्रों आप समझिएगा, अगर छोटी इकाई की बात कर रहा है तो ना लिखित का जिक्र है ना मौखिक का है, तो सदैव आप क्या लगाएंगे? ध्वनि लगाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। मित्रों यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो अगर जिस मित्र को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। चलिए अब तो आपका वर्ड मिल गया, वर्ड मिल गया। इसका मतलब है कि वर्ड और ध्वनि में अंतर केवल यही है कि जो वर्ड है या अक्षर है वह एक लिखित रूप में होता है, जबकि ध्वनि जो होती है वह मौखिक रूप में होती है। उसी को आपको देखना है। अब आपका वर्ड मिल गया, अब हम इसी वर्ड पर चर्चा करते हैं, वर्ड पर ही चर्चा करेंगे। वर्ड शब्द जो है मित्रों वो व्री धातु से बना है। किससे बना है? व्री धातु से, जिसका मतलब होता है नष्ट न होना। क्या होता है? नष्ट न होना। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनि जिसका कभी विनाश ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, वह क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। इसी वर्ड को ही एक नाम और देते हैं, क्या? अक्षर देते हैं। हमारी संस्कृत की वीडियो देखिएगा, संस्कृत की वीडियो में भी हमने परिभाषा आपको बताया है, न क्षरति इति अक्षरः, जिसका क्षरण ना हो वही क्या है? अक्षर है। तो यहाँ जो हमने बात बताया है वो व्री धातु को लेकर बताया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था, वर्ड का अर्थ, वर्ड का अर्थ होगा। यह प्रश्न में आपके पूछा गया था कि वर्ड का अर्थ नहीं होगा, ये प्रश्न आपका था। तो उसमें ऑप्शन में रंग भी था, प्रकार भी था, जाति भी था, समूह भी था। तो इसमें आपका क्या नहीं होगा? समूह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आप ध्यान, वर्ड का मतलब भी रंग होता है। वर्ड का मतलब क्या होता है? रंग भी होता है। वर्ड का मतलब होता है प्रकार भी होता है। वर्ड का मतलब जाति होता है। आपने पढ़ा होगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में आपने पढ़ा होगा वर्णोत्पत्ति के बारे में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 जातियां हैं इन्हें आप क्या कर सकते हैं? वर्णोत्पत्ति कह सकते हैं, जाति के भेद आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस चीज को भी आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन की श्रृंखला को भी ध्यान देना है। लेकिन जैसे चैप्टर खत्म हुआ वैसे हम आपको टेस्ट सीरीज मतलब आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको हल करवा देंगे, जिस चैप्टर का जो चैप्टर आपका खत्म होगा। तो वर्ड का मतलब ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपकी क्या होगी? नेक्स्ट पॉइंट आपकी होगी वर्णमाला। क्या होगी मित्रों? वर्णमाला होगी। माला का मतलब होगा समूह, वर्ण का मतलब हो गया अक्षर। तो आप कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं मित्रों? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं।
अगर ऑप्शन में व्यवस्थित समूह मिल रहा है तो वही वाला ऑप्शन वर्णमाला की परिभाषा होगी। अक्सर जो बीटीसी का एग्जाम देते हैं, जो उनका सेमेस्टर एग्जाम होता है, ऐसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों का सार्थक क्रम होगा, वर्णों का क्रम होगा, वर्णों का व्यवस्थित क्रम होगा, वर्णों का व्यवस्थित समूह होगा। तो जो व्यवस्थित समूह वाला ऑप्शन होगा वही वाला सही होगा। ठीक, चलिए अब उसके बाद हम भेद की चर्चा करते हैं। अगली पॉइंट अब आपकी होगी भेद की चर्चा होगी। तो वर्णमाला के भेद की बात करते हैं। मित्रों, वर्णमाला को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कै भागों में बांटा गया? दो भागों में। दो भागों में एक आपका क्या होगा? स्वर होगा, और एक आपका क्या होगा? व्यंजन होगा। ये दो आपके होंगे, दो भेद होंगे, एक स्वर होगा, दूसरा क्या होगा? व्यंजन होगा। इन्हीं दोनों पर हमको चर्चा करनी है। पहले हम स्वर की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम किसकी चर्चा करते हैं? व्यंजन की चर्चा करते हैं। तो पहली पॉइंट आपकी स्वर की होगी। ठीक, चलिए मिटाते हैं। खूब ध्यान से देखिएगा। अब आपका शुरू हो गया है, ये चैप्टर आपका शुरू हो गया है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, चाहे टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपीपी, एसआई, लेखपाल, किसी भी एग्जाम में जाएंगे, एक दो क्वेश्चन जरूर, चाहे वो उच्चारण स्थान से ही पूछ ले, चाहे वर्णमाला के स्वर या व्यंजन से पूछ ले। चलिए हम स्वर की चर्चा करते हैं। किसकी करते हैं मित्रों? स्वर की चर्चा करते हैं। स्वर को ही क्या कहा जाता है? अच भी कहा जाता है। प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिए, अच भी कहा जाता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था अच, लेकिन यहाँ अच को ध्यान देना है। अगर आपसे पूछ ले स्वर को अच क्यों कहा जाता है? अच एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। वो संस्कृत के प्रत्याहार से बना हुआ शब्द है। अब हम स्वर की चर्चा करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, स्वरों को परिभाषा के रूप में अगर इसको परिभाषित किया जाए तो आप कहते हैं कि ऐसी ध्वनि जो बिना किसी वर्ण की सहायता से उच्चारित की जाती है, ऐसे को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। मतलब बिना किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे आपका क्या हो गया? आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ऐसे जो आपके आएंगे इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। लेकिन मित्रों, आप ये सोचिए कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप हमको ये बताइएगा, स्वर तो आप जानते हैं, परिभाषा तो आप जानते हैं, लेकिन आप मात्रा किसे कहते हैं? अगर कोई आपसे पूछ ले कि मात्रा बताइए हमको किसे कहते हैं, तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसी स्वर को ही मात्रा कहा जाता है। लेकिन परिभाषित अगर आप करेंगे, जिन किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगा अधिक समय, मात्रा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये क लिखा गया, क आपका जो है यह एक क्या है? यह एक व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन है। किसकी सहायता से बना हुआ? का और आ से बना हुआ। किससे बना हुआ? का और आ से। अगर आपको शुद्ध व्यंजन कोई कहे लिखने के लिए, तो शुद्ध व्यंजन आपका यही होता है। यह शुद्ध व्यंजन नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर मिला हुआ है। जब किसी व्यंजन वर्ण से आप स्वर निकाल देते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है? शुद्ध व्यंजन हो जाता है। लेकिन आपसे ये प्रश्न है, ये आपसे पूछेगा कि मात्रा किसे कहते हैं? यही आपकी क्या है? मात्रा। अरे भाई, का क्या पे आ की मात्रा लगा दीजिए तो यही का से क्या निकलेगा? बड़ा आ निकलेगा। तो आप इसे वो क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। इसी में छोटी ई लगा दीजिए या फिर इसी में बड़ी ई लगा दीजिए, यही आपकी मात्राएं हैं। तो किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगा अधिक समय मात्रा कहा जाता है। चलिए, इसको आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं स्वर की चर्चा। देखिए मित्रों, स्वर की बात किया जाए तो स्वर को मुख्यतः जो है वह आपके चार भाग में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? चार। एक एक भाग को हम करके देखते हैं। चलिए पहले की बात हम करते हैं कि स्वर का जो पहला प्रकार होगा वो आपका होगा हर्ष स्वर। क्या होगा? हर्ष स्वर। क्या होगा मित्रों? हर्ष स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ऐसे वर्णों को हर्ष स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा मित्रों? हर्ष स्वर कहा जाएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, री, यही आपके हैं जो सबसे कम समय लेने वाले आपके वर्ण हैं। इन्हीं वर्णों को मूल स्वर भी कहा जाता है।
या इन्हीं वर्णों को प्रधान स्वर भी कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान देना है। अगर मूल स्वर या प्रधान स्वर की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसे मूल स्वर या प्रधान स्वर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम। इसमें हर्ष स्वर की बातें तो हो गई, आ ई उ और री, इसे मूल स्वर या हर्ष स्वर कहा जाता है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं, ये हो गया। अच्छा, इस पर और क्या कर सकते हैं, एक नाम इसका और दे सकते हैं, यह एक मात्रिक स्वर है। क्या है मित्रों, एक मात्रिक स्वर है। इसको और क्या नाम दे सकते हैं, एक मात्रिक स्वर दे सकते हैं। मतलब इसको हर्ष स्वर भी कर सकते हैं, इसे प्रधान स्वर भी कर सकते हैं, इसे मूल स्वर भी कर सकते हैं, और यह एक मात्रिक स्वर है क्योंकि एक मात्रा, सिंगल मात्रा लगी होती है। चलिए दूसरे की चर्चा करते हैं। दूसरा जो होगा वो दीर्घ स्वर होगा। क्या होगा मित्रों, दीर्घ स्वर होगा। दूसरा प्रकार दीर्घ स्वर होगा। दीर्घ स्वर में क्या आएगा, आ ई उ ए ऐ ओ औ, 2 2 4 4 3 7। दूसरा नाम क्या होगा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, द्विमात्रिक स्वर कहा जाएगा। लेकिन इसी में आपको ध्यान देना है कि दीर्घ स्वरों की संख्या टोटल कितनी होगी, 7 होगी। कितनी होगी, 7 होगी। बट इसमें जो आपके ये 4 लास्ट के हैं, ए ऐ ओ औ, इन्हीं 4 स्वरों को एक नाम और दिया जाता है, संयुक्त स्वर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, संयुक्त स्वर। अगर संयुक्त शब्द चाहे वो व्यंजन के साथ जुड़ा हो, चाहे वो स्वर के साथ जुड़ा हो, उसका नाम आप देते हैं कि उसमें 2 स्वर मिले होंगे, तभी उसका नाम क्या होगा, संयुक्त स्वर कहलाएगा। आखिर वो संयुक्त क्यों कहलाता है, इसी को संयुक्त कर सकते हैं, इसी को मिश्रित स्वर भी कर सकते हैं। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, संयुक्त स्वर भी होते हैं, दोनों को आपको ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि यह द्विमात्रिक आपका स्वर है। चलिए इसमें देखिए, एक आपका ए है, एक आपका आई है, एक आपका ओ है और एक आपका औ है। ये देखिए, इन पर चर्चा करते हैं। ये मिलकर बना किससे, आ प्लस ई से मिलकर बना है। ए गुण संधि जब आप पढ़ेंगे, यह आ प्लस ए से मिलकर बना है। आई, यह आ प्लस उ से मिलकर बना है, और यह आ प्लस ओ से मिलकर बना है। यही आपका है। इसी को आप क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, या इसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछे संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ए ऐ ओ औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। अब अगर पूछ ले दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे, 7। कितना बताएंगे मित्रों, 7 बताइए। कभी भूलिएगा मत, इसको, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हमें जुड़े रहिएगा। जितना जुड़े रहेंगे उतने फायदा आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अगले की तरफ चलते हैं। चलिए आगे की तरफ हम चर्चा करते हैं। अगली पॉइंट, तीसरी पॉइंट क्या होगी, स्वर से रिलेट पहली पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बार स्वर पढ़ा दिया जाए तो एक बार आपका व्यंजन पढ़ा दिया जाए, फिर उसके बाद जो टॉपिक आएगी उसको हम आपको देखते हैं। चलिए तीसरी पॉइंट आपकी होती है पुलुप्त स्वर की। किसकी होती है, पुलुप्त स्वर। अच्छा, पुलुप्त स्वर होता क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा 3 गुना समय लगे, उसे आप पुलुप्त स्वर कहते हैं। और पुलुप्त स्वरों का जो प्रयोग होता है वह प्रायः वैदिक साहित्यों में किया जाता है, वैदिक मंत्रों में किया जाता है। आप पढ़ते होंगे, ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो आप पढ़ते हैं मंत्र, उस मंत्र में आप देखिएगा कि जो जितने भी मंत्र आपको होंगे सब में पुलुप्त स्वरों का प्रयोग होता है। जैसे ओम को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये भी लगा होगा तब भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 3 भी लिख दिया गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को ध्यान देना है। ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है।
इसका प्रयोग वैदिक मंत्रों में किया जाता है, क्योंकि ओम यह ह्रस्व दीर्घ की अपेक्षा तिगुना समय लेता है। कितना समय लेता है? तिगुना समय लेता है। चलिए इस पर ध्यान दीजिए, ये इस पर ध्यान देने की बात है। चलिए आगे चलते हैं। चौथी पॉइंट जो आपकी होगी अयोग वाह होगी। क्या होगी मित्रों? अयोग वाह होगी। अयोग वाह क्या होगी? अयोग वाह होगी। अयोग वाह को आप ध्यान दीजिए। अयोग वाह को अगर ध्यान देंगे तो इसमें क्या मिला हुआ है? योग के साथ आ लिखा गया है। इसका मतलब जिसका योग न हो वही क्या है? अयोग वाह है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अयोग वाह जो वर्ण होते हैं वह आपके अंग और आह होते हैं। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। यह अनुस्वार है और यह क्या है? विसर्ग है। क्या है? अनुस्वार है और यह अनुस्वार है, यह विसर्ग है। चिन्हों को आप ध्यान दीजिएगा। अगर इस प्रकार लिखा गया तो यह अनुस्वार होगा, अगर इस प्रकार लिखा गया तो यह विसर्ग होगा, अगर इस प्रकार लिखा गया तो अनुनासिक होगा, यह नासिक के व्यंजन होगा, और अगर इस प्रकार लिखा गया तो इसे नीरनुनासिक कहा जाता है। नीरनुनासिक कहा जाता है, जो डॉक्टर कॉफी के ऊपर लगता है ऐसी होता है। तो लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि इसमें आपके अयोगवाह होते कितने हैं, तो अयोगवाह जो आपके होंगे वो 2 होंगे। संस्कृत में 4 होते हैं लेकिन हिंदी में 2 होते हैं। संस्कृत में अनुस्वार विसर्ग भी होगा, लेकिन उसमें 2 और होते हैं। एक होता है जिह्वा मूली, एक होता है उपधमानी, उसमें 2 और ऐड हो जाते हैं। लेकिन हिंदी की बात कर रही है, हिंदी में सदैव आपके कितने होंगे? 2। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देना है। अगर आपसे कोई पूछे अयोगवाह अंग और अ को अयोगवाह किसने कहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका जिक्र जो किया गया वो शब्दानुशासन में किया गया है। शब्दानुशासन एक पुस्तक का नाम है, पंडित किशोरीदास वाजपेयी की। उसी पुस्तक में सबसे पहले अयोगवाह की चर्चा की गई है। तो अब हम ज्ञात करते हैं, अब हम स्वरों की बात करते हैं। अब जो आपका पुलुप्त स्वर अभी हमने बताया, जो पुलुप्त बताया था, ह्रस्व को क्या कहा गया? एक मात्रिक। दीर्घ को क्या कहा गया? द्विमात्रिक। इसको क्या कहा गया? इसे त्रैमात्रिक कहा गया, मतलब 3 मात्रिक वाले स्वर। मतलब इसमें तिगुना समय लगता है, वो त्रिमात्रिक आपका हो जाएगा। लेकिन चौथी पॉइंट जो आपकी होगी वो अयोगवाह की होगी। अयोगवाह को शब्दानुशासन पंडित किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तक का नाम है। उसी में सबसे पहले जिक्र किया गया कि अयोगवाह 2 प्रकार के आपके होते हैं। चलिए आगे की हम चर्चा कर। अब हम गिनती कर लेते हैं, आखिर आपको गिनना कितना है, मतलब स्वर आपके होते कैसे हैं, और आपको इसमें ध्यान देना है कि अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए, इसमें आपको ध्यान देना है कि अब आपको देखना है स्वरों की संख्या कितनी होती है। मित्रों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए स्वरों की संख्या के बारे में, तो ध्यान देना इसमें ये है कि 4 तो आपके मूल स्वर हो जाते हैं। मूल स्वर कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 7 कितने? 7 जो होते हैं वो आपके दीर्घ हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। और 2 जो आपके हैं वो अयोगवाह हो जाते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि आपसे प्रश्न पूछा गया कि स्वर 11 होंगे कि 13 होंगे, इस चीज को ध्यान देना है। अगर केवल स्वर की बात करेगा तो 7 और 4 को हमेशा लगाइएगा। 7 और 4 11 स्वर की केवल बात करें। अगर कहीं प्रश्न ये बता दे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुल इसी में 2 और जोड़ दीजिएगा तो कुल कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये तो 2 टाइप क्वेश्चन हो गए। तीसरी पॉइंट इसमें ये बनती है कि अगर प्रश्न इस प्रकार पूछ ले कि केवल स्वर की चर्चा कर ले और ऑप्शन 11 और 13 दोनों रहे, तो आप सदैव जो सही करेंगे वो 11 ही सही करेंगे, कभी भी 13 ना सही करिएगा। 13 कुल की स्थिति में होगा। जब प्रश्न में कुल शब्द मिलेगा तो 13 होगा, अन्यथा आपका 11 ही सही होगा। तो ये स्वर की बातें रही। स्वर की चर्चा जो थी हमने बताया कि ह्रस्व, दीर्घ, पुलुप्त और अयोगवाह। फिर हमने स्वरों से आपके क्या बना दिए? प्रश्न बना दिए। ठीक है मित्रों, आज की वीडियो यहीं तक आपकी होगी। अगली जो क्लास होगी अगले वीडियो में आपको मिलेगी। आप लोग
खूब मेहनत करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमको आप बराबर हमारे वीडियोज को देखते रहिएगा, हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को आपको करवाएं और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करवा करके जब हम आपको एग्जाम में भेजें तो एग्जाम जब आप करेक्ट करके आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरा मुख्य ध्येय है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, सिलेक्शन ही जिद है। तो यही इसी उम्मीद को लेकर के चलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।